Good morning, students. Today we are going to read the second part of the chapter, The Best Christmas Gift Present in the World. Now, the letter is given as written by Mr. मैकफर्सन. जैसा कि पत्र लिखा गया था युद्ध के मैदान से, मैकफर्सन एक टीचर होने के बावजूद भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर लड़ने के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय वास्तव में सैनिकों की बहुत ही कमी रह गई थी। तो आम आदमी या सिविल आदमी को भी पकड़ करके एक सैनिक के रूप में देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर भेज दिया जाता था। तो देखिए किस हिसाब से लेटर लिखा गया है, और लेटर लिखने की तारीख उसके अंदर बताई गई है। क्रिसमस का दिन था उस दिन। यस, डियरेस्ट कनी, यानी हम जानते हैं कि कोई भी अगर लेटर लिखते हैं तो लिखने से पहले हम सबसे पहले उसको एक सैल्यूटेशन देते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। किसको लेटर लिख रहे हैं और हमारा उससे क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको एक सैल्यूटेशन देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डियरेस्ट कनी। कनी इज द रियल नेम ऑफ मिसेज मैकफर्सन। मैकफर्सन का वास्तविक जो नाम है वो है कनी। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं बहुत ही अच्छे से, खुशी से, दिमाग के एकदम शांत वातावरण के अंदर मैं आप तुम्हें लिख रहा हूं। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। कि मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि एक बहुत ही विचित्र घटना हमारे साथ में हुई है। वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड घटित हुई है, दैट आई मस्ट टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा यू अबाउट एट वंस। एट वंस मीन्स क्विक, बहुत तेजी से। ये एक फ्रेजल वर्ब है एट वंस, जिसके अंदर दो प्रीपोजिशन या कोई वर्ब प्रीपोजिशन के साथ में मिलकर के या एडवर्ब मिलकर के, एडजेक्टिव मिलकर के एक नया मीनिंग पैदा करते हैं। जैसे यहाँ एट और वंस का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हम दोनों को साथ में हम पढ़ते हैं तो इनको एक फ्रेजल वर्ब के रूप में देखा जाता है, और इसका मतलब होता है क्विक। कि मैं तुम्हें एक बहुत ही विचित्र घटना बताने जा रहा हूं, क्योंकि युद्ध के मैदान पर हम देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ द सीन्स और इवेंट्स आर नॉट हैपेंड। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है लेकिन यहाँ हुई। तो मिस्टर मैकफर्सन अपनी पत्नी के साथ में अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहा है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन ओवर ट्रेंचेज। हम सब के सब गहरी खाइयों के अंदर खड़े हुए थे, क्योंकि जब युद्ध का मैदान होता है तो दोनों तरफ से गहरी खाइयां खोद ली जाती है ताकि अपने आप का बचाव किया जा सके गोले से, बारूद से या बंदूक से, जो भी वेपन्स होते हैं उनके द्वारा। तो ट्रेंचेज का मतलब डिचेज, गहरी खाइयां जो थी। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम लोग सब खड़े थे। यानी दूसरे दिन लिख रहा है, जो इंसिडेंट हुआ था 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन, उसके दूसरे दिन वो बैठ करके लेटर लिखने का प्रयास कर रहा है। क्रिसमस मॉर्निंग, और कल जैसे कि तुम्हें भी पता है कि क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प, और ये बहुत ही प्लीजेंट, सुहावना मौसम था। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बिल्कुल शांति का वातावरण था। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज, यानी इतनी सुबह सुंदर थी जैसे कि आई हैव एवर सीन, जैसे कि मैं हमेशा देखता रहा हूँ। क्योंकि जब भी क्रिसमस आता है तो आपको पता है कि जब भी प्लीजेंट के मोमेंट होते तो ईच एंड एवरीथिंग वी फील वेरी प्लीजेंट, और इन हैप्पियर मोमेंट, बहुत ही खुशी के जैसे हमें महसूस होती है। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, उतनी ठंड भी थी, और फ्रोस्टी यानी फोग फुल, जिसको हम कह सकते हैं कुहासा के साथ में। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए, इस तरीके से क्रिसमस मॉर्निंग वो थी। लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। अब ये कह रहा है कि मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए समर्थ हूँ, क्योंकि अभी तक वो जिंदा है युद्ध के मैदान में। अभी तक उसको मार्टायर की श्रेणी या शहीद नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध के मैदान में वो बताने के लिए जिंदा था कि हमने ये शुरुआत की थी। बट द ट्रूथ, लेकिन ये सत्य है लेकिन ये भी एक सही बात है, बट द ट्रूथ मीन्स, ये सत्य ये है कि इसके अंदर आई एम असेम्ड टू से, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कहने के लिए। क्योंकि देखो पहले लाइन की ये कह रहा है कि दैट वी बिगेन इट, कि हमने ये शुरू किया। हमने के अंदर ये जो सोल्जर्स थे इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि ये इंग्लैंड की तरफ से मैकफर्सन उनकी तरफ से लड़ रहा था, तो ये कह रहा है कि हमने शुरू किया, जबकि एक्चुअली इसने शुरू नहीं किया था। इसीलिए देखिए अगली लाइन के अंदर ये वापस उसको कंट्राडिक्टरी सेंटेंस के अंदर यूज कर रहा है और कह रहा है कि बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य ये है कि आई एम असेम्ड टू से, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि इज दैट फ्रिज बिगेन इट, कि ये जो काम था ये फ्रिज लोगों ने शुरू किया। फ्रिज, नेम फ्रिज इज गिवन टू द जर्मन सोल्जर्स कॉमनली। जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनको फ्रिज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम हिंदुस्तान के अंदर अपने जो नेपाली वगैरह लोग होते हैं उनको गोरखा के नाम से जानते हैं या बहादुर के नाम से जानते हैं, तो इसी प्रकार से इनके जो कॉमन नाम होता है जर्मन के सोल्जर्स का, उसको फ्रिज के नाम से जाना जाता है। तो ये कह रहा है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि ये फ्रिज लोगों ने शुरू किया, क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज थी। इट वॉज रियली वेरी गुड एंड एक्सलेंट थिंग बियॉन्ड द डाउट दैट दे कुड नॉट स्टार्टेड द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड इवन द अपोनेंट
द एनिमी सोल्जर्स ऑफ द जर्मन बिगेन इट, यानी जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस बात को शुरू किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। अब ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए शर्मिंदा है और वो इसको शुरू नहीं कर पाया, और कितनी अच्छी चीज थी देखिए अगले सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, किसी ने सामने की, यानी जो ओपोनेंट जो एनिमी थे जर्मन सोल्जर्स जो सामने खड़े थे, और वहां से एक सफेद व्हाइट सा झंडा वेव करते हुए दिखाई दिया। यानी कि आपको पता है कि व्हाइट फ्लैग इज जनरली यूज टू मेक द पीस, शांति बनाए रखने के लिए, यह शांति का जिसको हम कह सकते हैं प्रतीक होता है। तो सफेद झंडे को लहरा करके बताना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करना चाहते, हम शांति चाहते हैं, या आपसे कोई बातचीत करना चाहते, कोई कंप्रोमाइज करना चाहते। तो ये जो मैकफरसन था इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था, तो ये देखता है कि सामने वाली ट्रेंचेस से जो जर्मन के सोल्जर जो फ्रिज थे उनमें से कोई एक व्हाइट झंडा वेव कर रहा है, लहरा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और फिर जोर जोर से वहां से चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हुई, यानी कि नो मैंस लैंड एरिया के उस पार से। अब देखिए यहाँ पे जो सैनिक है, अब आपको बता देते हैं कि क्या होता है कि जब भी सेना लड़ती है तो दो बॉर्डर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बॉर्डर है, ये इधर का जर्मन का बॉर्डर है, और इधर सपोज कर लीजिए कि आप ये इंग्लैंड का बॉर्डर है। तो यहाँ मैकफरसन खड़ा है, उसकी सेना सारी सारी ट्रेंचेज के अंदर, खाइयों के अंदर खड़ी है, केवल सिर उनका दिखाई दे रहा है और वेपन उनके हाथ में। इधर जर्मनी की सेना सारी की सारी सामने खड़ी है, और बीच का जो एरिया होता है इस एरिया को हम कहते हैं नो मैंस लैंड। अब देखिए, क्योंकि किसी भी देश होता है, कोई भी देश होता है, उनके बीच के अंदर कुछ बफर स्टेट्स होते हैं या फिर बफर लैंड होती है। अब जैसे हम चाइना हमारे एक पड़ोसी देश है जो कि बहुत ही पावरफुल नेशन है हमारी दृष्टि से, अगर हम देखते हैं भारत की तुलना के अंदर, तो हमारे और उसके बीच के अंदर नेपाल है, भूटान है, ऐसे छोटे छोटे देशों का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम दोनों के अंदर आपस में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं हो, कोई स्ट्रगल नहीं हो दोनों के बीच में बॉर्डर को लेकर के। अब आप देखिए जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे बीच में कोई ऐसी बफर स्टेट नहीं है, यानी कोई छोटे छोटे कोई देश नहीं है जो स्वतंत्र हो, जिसके ऊपर हम कोई कब्जा नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल आपको पता है यूएनओ का स्ट्रिक्ट है, तो शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे देश के ऊपर कोई आप गुलाम नहीं बना सकते या किसी को कॉलोनी अपनी नहीं बना सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार के बफर स्टेट नहीं है। तो आए दिन आप देखते हैं आपस में सेनाएं भिड़ जाती है, आमने सामने खड़ी हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं या पीएम जो होते हैं या जो फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं या सुरक्षा सलाहकार होते हैं, वो बैठ करके उन मामलों को सुलझाते हैं। तो जो बीच का दोनों का एरिया होता है, तो हमेशा दोनों स्टेट क्या करते हैं कि बीच में कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में भी 2-3 किलोमीटर का दायरा है, उसको नो मैंस लैंड एरिया कहते हैं, यानी उस पर कोई भी आदमी अपना हक नहीं जता सकता, कोई भी देश। अब तो जो वहां पे जगह थी नो मैंस लैंड एरिया, तो इधर से सामने से नो मैंस लैंड एरिया के उस पार से किसी ने जोर जोर से आवाज देनी शुरू की, यानी फ्रिज ने पहले झंडा वेव किया, उसके बाद में जोर जोर से चिल्लाना शुरू हुए। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy. और वो क्या कह रहे थे? Happy Christmas. Because we know very well at that time it was the festival of Christians, the Christmas. उस टाइम क्रिसमस का त्यौहार था उस दिन, इसलिए उन्होंने जोर से चिल्लाए। और देखिए उन्होंने एक इंसानियत के नाते, एक वेलफेयर के नाते, एक ह्यूमनिटी के नाते, उन्होंने एक दुश्मन होने के बावजूद भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अपने दुश्मन को भी हैप्पी क्रिसमस कहा। और उन्होंने देखिए आगे क्या सेलिब्रेशन दिया, टॉमी, जिस प्रकार से जर्मन जो सोल्जर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड फ्रिड्स। द सेम थिंग्स विद द ब्रिटिश सोल्जर्स, दे आर कॉल्ड टॉमी, यानी ब्रिटेन के जो सोल्जर्स होते हैं उनको टॉमी के नाम से जाना जाता है। तो अब आप देखिए चैप्टर के अंदर आगे फ्रिड्स और टॉमी शब्द आते हैं। टॉमी का मतलब होता है कि ब्रिटेन के सोल्जर्स, और फ्रिड्स का मतलब होता है जर्मन के सोल्जर्स। तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हैप्पी क्रिसमस, फिर उन्होंने दोबारा कहा कि हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट आवर द सरप्राइज। और इस चीज को देख करके वो बहुत ही बड़े से सरप्राइज हुए और कंफ्यूज भी हो गए कि अरे ये से कैसे हो सकता है कि हमारे सामने कोई दुश्मन है और वो हमें हैप्पी क्रिसमस कह रहा है। सम ऑफ अस साउटेड बैक, और हमें से भी अब जब उन्होंने कहा तो कुछ देर के लिए तो ये समझ नहीं पाए, द सरप्राइज एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग देयर अक्रॉस द बॉर्डर, बट इन रेस्पॉन्स दे सेड सेम, मीन्स हैप्पी क्रिसमस। वापस उन्होंने कहा उनको हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू, क्या आपको भी हमारी तरह क्रिसमस मुबारक। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और उसने ये सोचा, मैकफरसन जो सोल्जर्स था ब्रिटेन का, उसने सोचा कि शायद बस इतना ही होगा, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस कह दिया, हमने भी हैप्पी क्रिसमस कह दिया, और उसके बावजूद ये मामला अब शायद खत्म हो चुका है। वी ऑल डिड, और हमने ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बात यहां तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने हमें हैप्पी क्रिसमस कहा, हमने वापस उनको हैप्पी क्रिसमस कह दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आगे बात बढ़ी। और उन्होंने क्या, वो अपनी खाइयों से निकल कर एक आदमी बाहर निकला और आकर के वो क्या करता है, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट,
एक ग्रे कलर का कोट पहन रखा था सोल्जर्स ने। तो वो बाहर आता खाई से और आकर उसके किनारे के ऊपर, एज के ऊपर आकर खड़ा हो जाता, एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, और सफेद जो झंडा होता है उसको, शांति का जो प्रतीक जिसको कहते हैं, वो उसको लहराने लगता है। डोंट शूट, और जोर से उधर से चिल्लाता भी है कि डोंट शूट, आप गोली मत मारिएगा। लेट्स, लेट्स मीन्स हियर बॉयज। अब देखिए लेट्स जो शब्द है ये एंशियंट इंग्लिश का वर्ड है, और वैसे क्या होता है कि जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं लेट्स का, क्योंकि जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर लेट्स का यूज नहीं किया जाता कॉमन बोलचाल के अंदर। जैसे अब आप देखिए हमारे यहाँ पर कई बार हम लड़के को छोकरा बोल देते हैं, तो छोकरा क्या है कि एक हमारी लोकल लैंग्वेज है जो जिसके अंदर मोरलिटी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी क्या होता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो बियॉन्ड द मोरलिटी होते हैं या लोकल या फोक लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो लेट्स भी एक ऐसा ही शब्द है जिसको हम छोकरा कह सकते हैं या लड़का कह सकते हैं, बॉयज कह सकते हैं। तो उधर से वो जोर से चिल्लाएगा हमें शूट मत करना, समवन शाउटेड, उधर से चिल्लाया कोई, एंड नो वन डिड, और हमने ऐसा ही किया, हमने किसी को शूट नहीं किया। देन देयर वाज एन अनदर फिल्ड अप ऑन द पैरापेट। अब देखिए पहला आदमी निकल के आया, उसके हाथ के अंदर सफेद झंडा है और वो कह रहा है कि हमें शूट नहीं करना। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, यानी ब्रिटेन की बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ता है, तो दूसरा जो पीछे से एक अनोदर सैनिक होता है वो भी निकल करके बाहर से आता है। यानी आपको दिखा देता है, मान आपको बताया था कि जैसे ये बॉर्डर है आपकी ब्रिटेन का, इधर है ये, तो इधर से निकल के पहला आदमी आता है, फिर सेकंड पर्सन और उसके पीछे पीछे निकल के इधर आने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटेन के सोल्जर्स की तरफ। तो फिर वो उसके आता है, देन देयर वाज अनोदर फील्ड्स अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट का मतलब होता है बॉर्डर, जो बॉर्डर होता है, किनारा होता है, एज होता है, उस पर निकल के आता है। एंड अनोदर कीप योर हेड्स डाउन। अब जो मैं था, तो मैं क्योंकि एक कमांडर था, कमांडर होने के नाते मैंने अपने जो सोल्जर्स थे मैंने उनको कहा कीप योर हेड्स डाउन, कि आप अपने सिर नीचे कर लीजिए। शायद वो कह रहे हैं कि हमें शूट नहीं करना है, लेकिन उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आप खाई के अंदर अपना थोड़ा सा सिर नीचे कर लीजिए, हो सकता है कि वो आपको शूट कर दे। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सोल्जर्स को, मैन मीजिए द सोल्जर्स को अपने बताया, इट्स अ ट्रिक, क्योंकि हो सकता है कि ये उनकी कोई ट्रिक थी, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत था। मैंने सोचा कि वो शायद कोई ट्रिक हमारे ऊपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनिमी है, भरोसा नहीं किया जा सकता युद्ध के मैदान के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था, भरोसे के लायक चीज थी। फिर वो दोनों के दोनों आगे बढ़ने लगे, उनके पीछे और सैनिक आगे बढ़ने लगे। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। अब जब वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे ब्रिटिश बॉर्डर की तरफ, उनमें से एक जो सोल्जर था वो एक अपने सिर के ऊपर बोतल, वाइन की बोतल रख करके आगे बढ़ रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और वो ये कहते हुए उनकी तरफ आ रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स। वी हैव स्नैप्स, कि हमारे पास में देखिए बोतल तो वो दिखाई रहा है, अपने सिर के ऊपर लेके आ रहा है, यानी खुशी के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। और इसके अलावा वो कह रहे वी हैव स्नैप्स, और हमारे पास में स्नैप्स भी है, यानी कि चिप्स जैसी कोई खाने की चीज होती है, डेबल थिंग्स। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास में सॉसेज भी है। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? यस, और खुद ही आंसर देता। देखिए इस प्रकार के जो होते हैं, यानी कि खुद ही कह रहा है कि मैं आपसे मिल सकते हैं, और फिर कहता हाँ हाँ हम आ सकते हैं। बाय दिस टाइम, और यहां तक, इस समय तक, देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। और देखिए वो एक आदमी बोतल वगैरह सॉस वगैरह लेकर के स्नैक्स वगैरह आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे पीछे और खूब सारे लोग, इन नंबर लेस, यानी उसकी काउंटिंग भी नहीं की जा सकती थी, तो एक कतार सी बन गई और खूब सारे जर्मन सोल्जर्स बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में एक भी राइफल नहीं थी। विदाउट वेपन्स, बिना हथियारों को लिए, यानी केवल और केवल एक शांति का झंडा सफेद सा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में कोई हथियार नहीं है। तो इसका मतलब मिस्टर मैकफर्सन अच्छे से समझ सकता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट दे हैव नो रॉन्ग इंटेंशन, कि इनका कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। अब उनमें से जो आए थे फ्रिड्स लोग, उन फ्रिड्स में से जो पहला इंसान आया था उनके पास में, उस जिसकी ऑडियबल बात आवाज हो चुकी थी, क्योंकि पहले वो दूर से चिल्ला रहे थे और वो नजदीक में आ गया है, तो उसका नाम था प्राइवेट मॉरिस। छोटा था हाइट के अंदर, ये उसका नाम था मॉरिस। और वो मेरी तरफ जैसे ही आता है तो मैं उसको कहता हूँ यस कम ऑन बॉयज, हाँ आ जाइए आप लोग, आ जाइए। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, और उनसे पूछता है कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यानी आप किस लिए आए हो। रियली ही वांटेड टू नो व्हाई दे वर अप्रोचिंग टू अस, कि वो हमें क्यों अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास में क्यों आ रहे हैं। तो वो इसीलिए पूछता है कि भैया हम क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग क्यों आए हो, जस्ट टेल मी योर पर्पज। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर देखा कि वो कतार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, एक के पीछे एक सोल्जर्स आते जा रहा था। आई वाज द ऑफिसर, बट एक्चुअली आई वॉज द ऑफिसर, आई वॉज इन कमांड, मैं कमांड में था, ऑफिसर था, तो इट वॉज माई ड्यूटी टू स्टॉप देम, मुझे उनको रोकने की ड्यूटी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जब इस प्रकार की एकदम से अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होती है, तो हम सब के सब लोग क्या करते हैं कि हिप्नोटाइज हो जाते हैं, एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था, ये मेरी ड्यूटी थी।
देयर एंड देम, जैसे तैसे करके उनको वहीं पे रोक देना चाहिए था। आई सपोज, लेकिन मैं मानता हूं, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। आई शुड, जो मुझे करना चाहिए था, यानी मुझे उनको रोकना चाहिए था, मेरे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टू वॉच वन अनोदर। अब मैं देख रहा था कि लाइन बॉर्डर के सारे के सारे लोग हमारी तरफ आते जा रहे थे, और ग्रे कोट, सब के सब ग्रे कोट्स पहने हुए थे, खाकी कोट्स पहने हुए थे। मीटिंग इन द मिडल, और आकर के बीच में मिल गए, क्योंकि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो फिर हम भी कुछ आगे बढ़े। जब इतने लोगों को देखा कि वो शांति के तौर पे आ रहे हैं और उनके साथ में वेपन नहीं है, तो मैं भी आगे बढ़ा और जाकर के नो मैंस लैंड एरिया के बीच में हम दोनों मिले। कुछ वो आए, कुछ आगे हम बढ़े। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से था, यानी कि मैदान के बीच में नो मैंस लैंड एरिया के अंदर। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी उनका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और इस युद्ध के मैदान के अंदर जो कि एक दूसरे की सेनाएं लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन आज क्रिसमस का इतना शुभ अवसर था, इतना पावन, इतना सीक्रेट फेस्टिवल था, तो हम दोनों एक शांति बनाए रखने के लिए, साथ में एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए दोनों के दोनों वहां पे खड़े हो चुके थे। यू कैनॉट इमेजिन, अब आप इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते डियरेस्ट कनी, यानी कनी, अब तुम इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते कि माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फील्ड ऑफिसर, यानी मैं जैसे उनकी आंखों के अंदर देख रहा हूं तो मेरी आंखों के अंदर भी एक खुशी सी छा जाती है, जैसे उसकी आंखों में देखता हूं। एंड हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास में आए थे, एंड आउट स्ट्रेच्ड, और खुले हाथों से, ओपन हैंडेड, मैंने उनको गले लगाया। हैंस वुल्फ, और जैसे मैंने उनको गले लगाया तो ही सेड, जो फील्ड जो सोल्जर्स आया था जर्मन का मेरी तरफ, वो अपना नाम बता रहा था, हैंस वुल्फ, कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ में, बहुत ही जोश के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, और उसने आकर के कहा कि मैं डसलडोर्फ से बिलोंग करता हूं, यानी कि अपने कोई स्टेट या कोई जगह का, किसी विलेज का नाम बता रहा, सिटी का, जहां से वो बिलोंग करता है। आई प्ले द सेलो इन द आर्केस्ट्रा, और वो आकर के कहता कि मैं आर्केस्ट्रा के अंदर सेलो यानी पियानो वगैरह जैसा बजाया जाता है तो वो बजाने का मैं काम करता हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट ए सोल्जर, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, लेकिन देश की जब जरूरत है तो मुझे यहाँ पे भेज दिया गया है, तो मैं सेलो बजाने का काम करता हूँ आर्केस्ट्रा में। यानी बाई प्रोफेशनल ही वाज ए प्लेस्ड, और वी कैन से द म्यूजिशियन। और वो आकर के कहता है मुझे हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफिरसन, क्योंकि जिम मैकफिरसन मेरा नाम था, वो जानता था, इसलिए मुझे आकर कहता कि कैप्टन जिम मैकफिरसन हैप्पी क्रिसमस। और फिर मुझे भी एक रिप्लाई देना था फॉर्मेलिटी के तौर पे। आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैंने भी उससे कहा कि आपको भी बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक। आई एम ए स्कूल टीचर, जब उसने, क्योंकि फ्रिड जो था उसने अपना खुद का एक परिचय दिया था, अपनी जगह का नाम बताया था और प्रोफेशन का नाम बताया था कि मैं क्या करता हूं, तो इसकी भी एक कर्ष थी। तो ये भी कहता कि आई एम ए स्कूल टीचर, कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूं। आई एम ऑल्सो नॉट ए सोल जस्ट लाइक यू, एंड फ्रॉम डोरसेट, और मैं कहाँ का हूँ, डोरसेट का रहने वाला हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और जो कि इंग्लैंड के वेस्ट के अंदर आया हुआ है। डोरसेट, ही स्माइल्ड, और जैसे ही मैंने कहा कि डोरसेट, तो वो मुस्कुराया। इसने कहा अच्छा डोरसेट क्या आप रहने वाले हो? आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, कि मैं बिल्कुल इस शहर को जानता हूं। अब देखिए जर्मन का सोल्जर है और डोरसेट इंग्लैंड में स्थित है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूं। अच्छा आप डोरसेट के रहने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये जर्मन सोल्जर जो वहाँ मिलने के लिए आया है तो ये इस जगह पे घूम के आया है, ये कहीं और से इसको इस शहर के बारे में जानकारी है। जैसे कि हम भी कई बार कई जगह पर नहीं जाते, लेकिन उस शहर के बारे में हम भी अच्छे से जानते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि अभी आप कभी चेन्नई नहीं गए हो, लेकिन चेन्नई के अच्छे से वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस है या और कोई मोनूमेंट्स है या कोई स्पेसिफिक चीज़ है वहाँ की, तो आप अच्छे से जानते हैं। अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आप नहीं गए हो, लेकिन वहाँ के आप जानते हैं। डिज्नीलैंड आप कभी नहीं गए हो, लेकिन उसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि आप को इन्फॉर्मेशन बुक्स के द्वारा या न्यूज़ के द्वारा या सपोज कीजिए और कोई कम्युनिकेशन के द्वारा उसकी जगह के बारे में जानते हैं। तो शायद ये डोरसेट कभी गया नहीं है, लेकिन इसको इसके बारे में फिर भी एक जानकारी है। वी सेड माई रम राशन, और हम लोगों ने अपना जो राशन था और जो रम थी यानी जो शराब थी उसको हम लोगों ने आपस में शेयर किया, हमने उनको दिया उन्होंने हमें दिया। एंड हिज एक्सलेंट सोर्सेज, और हमने उनका एक्सलेंट जो सोर्सेज था वो भी हमने यूज किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने खूब सारी बातें की। कनी, अब देखिए बीच में वापस सैल्यूटेशन दे रहा है, क्योंकि बीच बीच में जिससे हम बात कर रहे थे उसका कभी नाम भी ले लेते हैं, तो ये कनी को बता रहा है, इसीलिए उसको एड्रेस करा कि देखो कनी हम लोगों ने बातें की। एंड हाउ वी टॉक्ड, और कैसे बातें की मैं तुझे बता नहीं सकता, शब्दों के अंदर नहीं लिख सकता। आई स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और उस समय मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल रहा था उसके सामने। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड
never set foot in Dorset, never even been to England. कनी हैव यू टॉक्ड, ही स्पोक, सॉरी वो बोल रहा था, यानी कि वो जर्मन का था तो जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए थी उसको, जर्मनी का था, लेकिन ये कह रहा है कि ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लेकिन जर्मन का लैंग्वेज आती थी उसको, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहा था, मेरे से अच्छे से बात कर रहा था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट. और कुछ बातें करने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे जानकारी मिली कि उसने कभी भी डोरसेट के अंदर एक भी कदम नहीं रखा था. बट ही न्यू वेरी वेल अबाउट द डोरसेट, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सब कुछ जानता था. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहां तक कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था, तो डोरसेट में आने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो डोरसेट के बारे में काफी जानकारी रखता था. ही हैड लर्नेड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और उसने ये सारी की सारी चीजें कहां से सीखी थी? स्कूलिंग के दौरान. जब वो पढ़ता था तो शायद कई बुक्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर वो इस डोरसेट के बारे में उसने पढ़ रखा था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स भी वो पढ़ा करता था, तो उसके द्वारा शायद उसको इस बारे में जानकारी मिली होगी. हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और थॉमस हार्डी वाज हिज फेवरेट राइटर. थॉमस हार्डी बिलोंग टू द नोवेलिस्ट बिलोंग टू द ब्रिटेन, और ब्रिटेन के है ये थॉमस हार्डी, और ये नोवेलिस्ट है, बहुत बड़े उपन्यासकार है. तो उसकी जो बुक्स होती थी वो ये जर्मन के लोग पढ़ते थे, तो उसके अंदर शायद डोरसेट का जिक्र आया था, तो इसीलिए वो डोरसेट के बारे में अच्छे से जानता था. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और जो बुक थी वो हिज फेवरेट बुक थी, उसका नाम था, यानी जो सबसे ज्यादा जो थॉमस हार्डी की फेमस बुक है उसको उसने पढ़ रखा था, और उस बुक का नाम था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गार्बियल, ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट. अब देखिए वो दोनों नो मैंस लैंड एरिया के अंदर खड़े हैं, और दोनों किन चीजों के बारे में बात करते हैं? ऑफ बाथशेबा एंड गार्बियल ओक. ये दोनों को दोनों बाथशेबा और गार्बियल ओक, ये भी एक राइटर हैं इंग्लिश के, उनके बारे में दोनों ने बातचीत की. एंड सार्जेंट ट्रॉय, और सार्जेंट ट्रॉय एक प्ले का नाम है, तो सार्जेंट ट्रॉय के बारे में भी उन लोगों ने बात की. एंड डोरसेट, और डोरसेट के बारे में भी बात की. ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, और बातों में उसने बताया कि उसकी एक पत्नी है और एक बच्चा भी है. बोर्न जस्ट 6 months एगो, और जो लड़का है अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है, यानी कि बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसके बाद में या तो युद्ध के मैदान में आ गया है, या युद्ध के मैदान में आने के बाद शायद इसके पीछे बच्चा हुआ. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. मैं देख रहा था कि वहां पे खूब सारे हडल्स यानी कि घेरे बना करके खूब सारे खाकी के लोग हमारी तरफ आ चुके थे, यानी जर्मन के जो सोल्जर्स थे वो वहां पे आ चुके थे. ग्रे एवरीवेयर, और चारों तरफ पूरा नो मैंस लैंड एरिया जहां पे बिल्कुल मनाही होती किसी भी आदमी के या सोल्जर्स के घूमने की, उसके अंदर पूरी की पूरी खाकी नजर आ रही थी, यानी जर्मन के सारे सोल्जर्स वहां आ चुके थे. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सब के सब नो मैंस लैंड एरिया में. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सारी की सारी चीजें वहां पे हुई. Hence, Wolf and I said, what was left of your wonderful Christmas cake? और हम सब लोगों ने क्रिसमस का केक भी खाया और बातें सारी सारी शेयर की. कनी he thought the marzipan was the best he had एवर टेस्टेड. और मार्जिपेन एक लिक्विड होता है, पीने की कोई चीज़ होती है खाने के लिए, तो उसने कहा कि मार्जिपेन, उन्होंने बताया कि मार्जिपेन उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव है. ऐसी कोई चीज़ उन्होंने आज से पहले कभी टेस्ट नहीं की थी. और मार्जिपेन जो ये है, ये खुद मिस्टर मैकफर्सन लेके आया था, जो कन्नी ने बनाया था. तो कन्नी से ये लेके आता है, तो कन्नी की तारीफ करता है कि तुमने इतना अच्छा ये बनाया था मार्जिपेन कि मैंने इनको ऑफर किया, इनको सबसे अच्छा लगा. आई एग्रीड, और मैं सहमत भी हूँ इनकी बात से, क्योंकि वास्तव में तुम तो मार्जिपेन बहुत अच्छा बनाती हो. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और इन चीज़ों पे हम सब भी सहमत थे. एंड ही वॉज माई एनिमी, और हालांकि वो मेरा दुश्मन था. देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कहीं वहां पे कभी ऐसी पार्टी तो नहीं होनी चाहिए थी क्रिसमस की, लेकिन हुई. समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट फुटबॉल. अब ये सारे के सारे दोनों बीच में पार्टी कर रहे थे, दोनों सोल्जर्स. तो अब देखते हैं कि पता नहीं वहां कौन अचानक से एक फुटबॉल लेकर के आ जाता दोनों के बीच के अंदर. एंड ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. और जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने ग्रे कोट्स पहन रखे थे, उन्होंने अपने कोट उतारे. और क्योंकि आपको पता है कि नो मैंस लैंड एरिया के अंदर फुटबॉल का मैदान तो होता नहीं है, तो इन लोगों ने क्या किया कि जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो बचपन के अंदर गलियों के अंदर हम भी किसी प्रकार से विकेट बना लेते हैं या गोल पोस्ट बना लेते हैं, हम खेलना शुरू कर देते हैं. तो इसी प्रकार से जो ये लोग थे इन्होंने कोट पहन रखे थे, तो इन्होंने कोट अपने उतारे और दोनों साइड के अंदर गोल पोस्ट बना दिए उनका ढेर लगा करके. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज.
out in the middle of no man's land, and after making a pile of the grey coats of both sides, making them goalposts, they started to play with each other. दोनों अपने एक दूसरे के साथ में खेलना शुरू हुए, और वो क्या देखता है कि आपस में कौन थे, एक तरफ थे फ्रिट्ज और एक तरफ थे टॉमी. हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीड. और हैंस वुल्फ जो फ्रिट्ज था यानी कि जर्मन का सोल्जर था, हमने एक दूसरे को देखा और चीर किया और क्लैपिंग की, और हैंड्स एंड स्टैंपिंग और फीट, और हमने जोर जोर से अपने पैर पटके ताकि थोड़ी वार्मथ मिलने के लिए, गर्माहट आ जाए शरीर के अंदर, क्योंकि ठंड का मौसम था. तो हम दोनों ने वार्म अप किया थोड़ा सा और खेलना शुरू किया. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी कि गर्मी को लाने के लिए या ठंड को भगाने के लिए. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड और ब्रेस मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. और मैंने क्या अनुभव किया वहां पे कि हम एक दूसरे की सांसें एक दूसरे की सांसों में समा रही थी, मिल रही थी, यानी कि हम दोनों बहुत ही अच्छे से वार्मली मिल रहे थे, अच्छे से दोनों मिंगल हो रहे थे. ही सा इट टू एंड स्माइल. उसने भी इस चीज को देखा कि हम पास पास थे, यानी कि दुश्मन होते हैं तो कभी पास में नहीं होते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल पास में है और खेलना इन्होंने शुरू कर दिया है. जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर ए वाइल. कुछ देर के बाद में मुझे कहा उसने कि जिम मैकफरसन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर. अब देखिए कितना बड़पन है उसका. वॉट इट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ फ्रिट्ज. फ्रिट्ज की कितनी बहुत महानता थी. उसने क्या कहा, सबसे पहली सेंटेंस को पढ़िए आप. आई थिंक दिस इज हाउ. देखिए हम जब इस इंसिडेंट की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रिज लोगों ने शांति के लिए झंडा हिलाया और आगे बढ़े और क्रिसमस को कहा, और इसके बाद और ब्रिटिश सोल्जर्स ने ऐसा नहीं किया था, तो ह्यूमैनिटी जर्मन सोल्जर्स दिखा रहे हैं. और फिर दोबारा वो वापस और क्या सोचता है उसके आगे भी, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार. कि ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है किसी भी युद्ध को सोल्व करने का, या किसी भी युद्ध को लड़ने का, या किसी भी युद्ध को जीतने का. बहुत अच्छा तरीका हो सकता है ए फुटबॉल मैच. और क्या हो सकता है, फुटबॉल मैच. यानी वो कहना ये चाहता था कि हम युद्ध करते हैं तो कितने ही लोग ऑर्फन हो जाते हैं, कितनी विडोज हो जाती है, कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी जन धन की हानि होती है, वेल्थ की, लैंड की, एवरीथिंग. तो क्यों नहीं हम हार जीत का जो एक तरीका है युद्ध जीतने का, इसको एक फुटबॉल मैच की तरह करें. यानी एक फुटबॉल मैच खेला जाए और इसके अंदर जो जीता वो जीता हुआ और जो हार गया वो हारा हुआ. तो इसे भी तो हम फैसला कर सकते हैं, इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा. नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच. और फुटबॉल मैच के अंदर कोई खत्म भी नहीं होगा, कोई शहीद भी नहीं होगा. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. कोई बच्चा भी अनाथ नहीं होगा. नो वाइव्स बिकेम विडोज. और कोई भी औरत विधवा भी नहीं होगी. तो हम इस तरीके से भी आपस में शांति सुलह कर सकते हैं, देशों को जीत सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं फुटबॉल के मैच के द्वारा भी. आई वुड प्रेफर क्रिकेट. अब देखिए उसने जो टॉमी थे मैकफरसन, उसने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. यानी उसने कहा था ना कि फुटबॉल के मैच के द्वारा हम जीत सकते हैं. तो इसने कहा कि क्योंकि जर्मन के अंदर आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलर है फुटबॉल, वहाँ का नेशनल गेम भी है, और जो ब्रिटेन है उसका नेशनल गेम है क्रिकेट. तो ब्रिटेन के जो लोग क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जर्मनी के फुटबॉल. तो जब उसने कहा कि फुटबॉल के द्वारा किसी युद्ध का निर्णय किया जा सकता है, तो मैकफरसन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो क्रिकेट खेलनी आती, तो क्यों नहीं क्रिकेट से किया जाए. यानी एक दूसरे से वो मजा कर रहे हैं कि भाई आप फुटबॉल के अंदर अच्छे हो और फुटबॉल का मैच होगा तो श्योरली आप ही जीत जाओगे, तो क्यों नहीं हम क्रिकेट खेल के निर्णय करें. आई टोल्ड, मैंने उसको बताया. देन वी थोमीज. थोमीज का मतलब यही है कि ब्रिटेन के सोल्जर्स, सॉरी टोमीज प्लूरल, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. और हम जैसे भी ये मैच शुरू हुआ था तो हमको ये पक्की आशा थी कि श्योरली हम जीतेंगे. प्रोबेबली मीन संभवतः. वी लाफ्ड एट दैट. और हम लोगों ने हंसना शुरू किया. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम एंड अलोंग विद वी वर वॉचिंग द गेम ऑल्सो. शेड टू से. लेकिन बड़े दुख की बात है कनी. अब देखिए क्या हुआ. कनी फ्रिट्ज वॉन. यानी कि हम बहुत ही मेहनत के साथ में खेले लेकिन वो जीत गए. यानी कि जर्मन के सोल्जर्स जीत गए, क्योंकि उनका नेशनल गेम होता, वो उनके डेली प्रैक्टिस होते तो जीतने ही थे. 2 goals to 1. हमने 1 गोल किया, उन्होंने 2 गोल किए और वो जीत गए. बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली शेड. लेकिन हैंस जो वुल्फ था, जो शायद उधर का जर्मन का कैप्टन था, जो सबसे पहले आया था नो मैंस लैंड एरिया की तरफ से व्हाइट फ्लैग लेकर के, उसी ने सब ये ऑफर किया था उनको खेलने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. तो कह रहा कितने जेनरसली का मतलब होता है ओपन हार्टेड, यानी उदारता के साथ में, खुले दिल से. उसने मुझे क्या कहा, ओवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स. उसने कहा कि हमारा जो गोल था, यानी कि जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स खेल रहे थे और इनकी तरफ जो गोल था ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा था देन देयर्स, उनसे, इसीलिए आपको 2 गोल खाने पड़े और 1 हम देखी. यानी कि जीतने के बावजूद भी कह रहा है कि आप क्यों हारे, क्योंकि आपका गोल का जो पोस्ट था वो थोड़ा सा बड़ा बना हुआ था, इसलिए आपके 2 गोल हो गए, हमारा थोड़ा संकड़ा बड़ा होता नहीं रहता. सो
इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो इसलिए हम इसको फेयर तो नहीं कह सकते, हमने थोड़ी सी कुछ किया है और हम जीत गए, खैर को कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जो डायग्राम दिया गया, एक पिक्चर दी गई, इसके अंदर देखिए इधर से भी बॉर्डर है और इधर भी फेंसिंग की हुई है, बॉर्डर दोनों तरफ, जो बीच का जो एरिया ये पूरा का पूरा ये नो मैंस लैंड एरिया है। तो इसके अंदर या इधर से इन्होंने आना शुरू किया था जर्मन सोल्जर्स ने, और इधर आपके ब्रिटिश सोल्जर्स थे, दोनों आकर के बीच का जो मैदान नो मैंस लैंड एरिया जो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, तो इस मैदान के अंदर दोनों ने खेलना शुरू किया था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, अब समय आ चुका था, क्योंकि मैदान के अंदर जो थे खेल रहे थे, लेकिन अब उनका खेल खत्म हो चुका था। अब समय आया था दोनों को आपस में बिछुड़ने का, सी-ऑफ करने का, डिपार्ट होने का। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ये सारी की सारी रन आउट का मतलब होता है खत्म होना, एंडेड, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, कंज्यूम की जा चुकी थी, ये जो ईडिबल थिंग्स थी खाने के लिए, तो सारी की सारी कंज्यूम की जा चुकी थी इनके साथ ही। एंड वी न्यू, और हम जानते थे कि इट वाज ऑल अवर, कि ये वास्तव में ऐसा होना ही था, खत्म तो होनी थी। आई विश्ड हैंस, और मैंने हैंस को विश भी किया, वेल एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि आप बहुत ही जल्दी, यानी उसको विश किया कि बहुत ही जल्दी युद्ध खत्म हो जाए और हैंस तुम जाओ अपने देश और अपने फैमिली से जाकर के मिलो, और न्यू बॉर्न बेबी है तुम्हारे तो उससे भी जाकर के मिलो। मैंने उसको ऐसा विश किया। दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि बहुत ही जल्दी मैं चाहता हूं कि ये फाइटिंग है, जो ये वॉर है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और सब के सब हम लोग फिर घर जाएंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। फिर हैंस वुल्फ ने भी वापस रिप्लाई दिया कि आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट, कि यही हर सोल्जर्स चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए। अब देखिए, देशों के अंदर कोई भी सोल्जर्स नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई नेशन का हेड हो, किसी के द्वारा भी, तो युद्ध लड़ने पड़ते हैं। लेकिन अब सोल्जर्स है बेचारे, वो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि आप उसमें दो लोग लड़ें और कैजुअलिटीज हो ऑन बोथ साइड, किसी भी तरफ से, ना तो आपकी तरफ से या हमारी तरफ से। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने ये बात कही। टेक केयर जिम मैकफिरसन, और फिर वो जाते जाते कहता है कि देखिए अभी दुश्मन है, फिर भी जाते जाते कह रहा है कि अपना सावधानी रखिएगा, सावधान रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, और मैं शायद चाहता हूं कि ये मैकफिरसन कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि शायद मेरी जिंदगी में ये तो मैं मोमेंट कभी भूल ही नहीं सकता, और ना ही शायद तुम भूल सकते हो। ही सैल्यूटेड, उसने उसको सैल्यूट किया। यस, हाउ इट इज द ग्रेटनेस ऑफ द जर्मन सोल्जर, ही सैल्यूटेड, उसने अपने अपोनेंट को, अपने एनिमी को सैल्यूट किया, और सैल्यूट करके जा रहा है। एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरे से धीरे धीरे वापस दूर जाने लगा, यानी अपने बॉर्डर की तरफ जाने लगा। अनविलिंगली, यानी कि जाने की उसकी इच्छा तो नहीं था, वो विलिंग तो नहीं था जाने के लिए, लेकिन फिर भी मजबूरी के अंदर जाना पड़ रहा था कि उनको भी डेकोरम मेंटेन करना था। आई फेल्ट ही टर्न्ड to wave just once and then became one of the hundreds of grey coats men drifting back towards, और वापस वो वेव करते हुए वापस जा रहे थे अपने बॉर्डर्स की तरफ, देर ट्रेंचेज, अपनी खाइयों की तरफ। दैट नाइट बैक इन ओवर डॉट्स, और उस रात को फिर हम वापस अपने ट्रेंचेज के अंदर, अपने शिविर के अंदर, अपने कैंप के अंदर, डॉट्स के अंदर चले गए। वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, और रात को देखिए, दिन के अंदर उन्होंने फुटबॉल मैच खेला, अच्छे से पार्टी की, साथ में मिलकर के रहे, और रात को वापस उन्होंने देखा कि जर्मन सोल्जर्स कैरोल गा रहे हैं। कैरोल इज ए सॉन्ग ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का जो गाना होता है उसको कैरोल के नाम से जाना जाता है। तो ठंडी रात थी, तो बहुत दूर से भी उनको कैरोल सुनाई दे रहा था, गाना सुनाई दे रहा था। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और ऐसे ही नहीं गा रहे थे, बहुत ही सुंदरता के साथ में, पूरी लिरिक के साथ में गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नट, मीन्स स्टिल नट इज द एंशिएंट इंग्लिश, यानी कि स्टिल नाइट। स्टिल का मतलब तो आप जानते हैं शांत, नाइट, नट का मतलब होता है नाइट, तो ये एंशिएंट इंग्लिश के वर्ड है, तो इसका मतलब होता है साइलेंट नाइट, यानी कि चुप, शांत भरी रात। और बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और हमारे जो लोग थे उनको वापस राउजिंग, यानी उनको रिप्लाई भी कर रहे थे, और वो क्या दे रहे थे, उसका एक गाना ये देखिए, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच इज नेम ऑफ द लिरिक और द सॉन्ग दैट इज रिटन बाय ए पोइट इन 17 और 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी के अंदर एक पोइट था, उसने ये गाना लिखा था क्रिसमस के लिए, तो इस गाने को गा करके वो वापस उनको रिप्लाई कर रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, और एक दूसरे ने काफी समय के लिए कैरोल, यानी कि पहले वो गाते फिर इधर से ये वापस गाते, इस तरीके से आपस में शेयर किया, रिप्लाई किया एक दूसरे को इस गाने का। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर धीरे धीरे सबके सब शांत हो गए, यानी कि सोने के लिए चले गए अपने कैंप के अंदर। वी हैड ओवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल
ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। अब देखिए वी हैड इज यूज 2 टाइम्स हियर। हैड को यहाँ पे 2 बार यूज किया गया, तो इसको 2 बार यूज करने का मतलब है कि एक बार ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है और सेकंड टाइम जब यूज हुआ तो एक मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। यानी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है। तो वी हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ हैड है हैव की थर्ड फॉर्म है। ओवर टाइम ये कह रहा है कि ये हमारे समय का शायद सबसे ग्रेटेस्ट समय था हमारी जिंदगी का, और पीस शांति का एंड गुडविल और दोनों के आपस में सद्भावना का अच्छी। ए टाइम आई विल ट्रेजर, और ये जो टाइम था इसको मैं एक ट्रेजर के तौर पे एज ए लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा एक खजाने के तौर पे अपने दिल में एक राज के तौर पे समा कर रखूंगा, क्योंकि ये याद जो थी ये बहुत ही अनोखी थी। इस तरीके की कभी हुआ नहीं था एक दूसरे के साथ में, तो मेरी जिंदगी भर जब तक मैं रहूंगा तो इस घटना को कभी मैं भूल नहीं सकता। डियरेस्ट कनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि शायद अगले साल तक तो मैं जरूर आ जाऊंगा क्रिसमस समय तक। दिस वॉर विल बी नथिंग, तब तक शायद ये युद्ध कुछ नहीं रहेगा, यानी ये युद्ध अगले साल तक। देखिए अब कितना लंबा युद्ध चला था, आप देख सकते हैं 1914 से स्टार्ट होकर 1970 तक करीब 3 साल तक चला था ये युद्ध। और 3 साल तक आप कितने होमसिक हो सकते हैं, कितने घर वालों की यादें आपको सताती होगी, तो ये आप सोच सकते हैं। तो शायद ये युद्ध नहीं रहेगा इसके बाद में, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन बहुत ही भयावह यादें जरूर छोड़ के चला जाएगा ये युद्ध। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये लोग कितनी कामना कर रहे होंगे, जितने भी सोल्जर्स है आर्मीज है ये पीस की कामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वी शेल बी टुगेदर अगेन सून, और बहुत ही जल्दी हम साथ में फिर होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, इसके बारे में श्योर हूं कि मैं जरूर आप तुम्हारे साथ होऊंगा कहीं, और एक न एक दिन जरूर मैं लौट के आ जाऊंगा, शायद 1 साल के बाद में नेक्स्ट क्रिसमस तक। आज क्रिसमस थी कल, और इसके 1 साल बाद में अगले क्रिसमस तक शायद हमारा युद्ध खत्म हो जाए और मैं वहां पे आ जाऊं। और लास्ट के अंदर वो अपना नाम लिखता है, योर लविंग, तुम्हारा प्यारा जिम मैकफरसन। अब इसका कंप्रेंशन चेक हम देख लेते हैं। वैसे अभी आपको ये क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको एक पीडीएफ के अंदर बना करके आपको भेज दूंगा। वैसे अभी आपको मैं समझाता हूं, जो अपने सेकंड पार्ट पढ़ा है तो इसके आंसर किस तरीके से हो सकते हैं। हु हैड रिटर्न द लेटर, जो ये लेटर था ये किसने लिखा था। देखिए जो लेटर लिखने वाला होता है वो सबसे नीचे अपना नाम लिखता है, तो यहाँ पे देखिए किसने नाम लिखा नीचे, जिम, यानी कि जिम मैकफेरसन, हस्बैंड ऑफ कनी। तो राइटर है इसका, लेटर को लिखने वाला जिम मैकफेरसन। एंड टू हुम, और किसको लिखा था, हिज लविंग वाइफ। आप उसको 2 नाम से लिख सकते हैं, हिज लविंग वाइफ कनी और मिसेज मैकफेरसन। कनी भी लिख सकते हैं और मिसेज मैकफेरसन भी लिख सकते हैं। एंड वहन, और कब लिखा गया था, तो इस पार्ट के अंदर आज हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा इसके अंदर वो डेट मेंशन नहीं है कि ये कब लिखा गया था, लेकिन हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था मैं आपको बता देता हूं, तो उसके अंदर लिखा था 26 दिसंबर 1914। ये देखिए ये लिखा हुआ था कि इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। ये देखिए आप अगर चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर सारे के सारे इसके अंदर आपको आंसर मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी ट्राई करनी पड़ती है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप देखिए इसके लेटर उस टाइम में लिखा गया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटन। अब ये कह रहा है कि पत्र क्यों लिखा गया था। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग। अब पहली चीज देखिए, अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है कि लेटर क्यों लिखा गया। बिकॉज Mr. Jim McPherson wanted to share his best experience or pleasant moment those were spent with the German soldiers। इसीलिए वो उनको शेयर करना चाहता था, क्योंकि उसने जो जिंदगी के जो एक्सलेंट मोमेंट थे वो जर्मन सोल्जर्स के साथ में बिताए थे, और वी कैन से दीज वर द अनएक्सपेक्टेड प्लीजेंटिंग मोमेंट्स। फिर सेकंड है व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और ये कह रहे हैं वहां पे कौन सी आश्चर्यजनक रूप से कोई चीज हुई। यस, आश्चर्यजनक इसीलिए कहा जा सकती है कि बिकॉज एट द बैटल फील्ड और इन द वार ईच एंड एवरी सोल्जर्स ऑफ द कंट्री ट्राइड देयर बेस्ट टू बीट द अदर वन, दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने फ्रेंडली सारा का सारा काम किया था। तो यहाँ पे ये बेस्ट थिंग ये हुई थी कि बोथ द सोल्जर्स मिंगल्ड एट द नो मैंस लैंड एरियाज एंड द मेड पार्टी एंड इवन द प्लेड ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। अब देखिए यहाँ पे इनको सोल्जर्स बना दिया गया है, लेकिन दोनों ने अपने आपस में शेयर किया था कि उन दोनों को कौन कौन से जॉब थे उससे पहले। तो हमने इसके अंदर अभी पढ़ा था कि जो क्या नाम इसका, वो हैंस वुल्फ था
जो कि जर्मन सोल्जर्स था, तो इसका जो जॉब था, ये जॉब था ऑर्केस्ट्रा के अंदर ये काम करता था, शेलो प्ले करता था। और जिम मैकफरसन जो है, और इसका काम था, ये स्कूल का एक टीचर था। अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये आपके कौन से हो गए? हेड हैंस बीन ए डेस्टोसेट, डू यू थिंक जिम मैकफरसन कम बैक फ्रॉम द वार? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि शायद वो वापस, नहीं सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? क्या कभी वो डोरसेट गया था? हैंस वुल्फ जो जर्मन सोल्जर, ही नेवर वेंट देयर, बट व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? लेकिन वो कैसे उसने कहा? बिकॉज ही न्यू अबाउट द डोरसेट, अबाउट द स्कूलिंग और द टेक्स्ट बुक्स और द नोवेल दैट इज रिटन बाय द थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के जो नोवेल लिखे गए थे उसके द्वारा उसको ये सारी जानकारी मिली थी। इसके बाद में देखिए आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, ये है कि थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो? क्या आप ये डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वार, क्या वो वार से वापस आ गया था? क्या आप ऐसा सोचते हैं? यस वी रियली थिंक सो। अब ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए इस पैरा के लास्ट के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बहुत ही जल्दी हैपेंड टुडे हाउ मच आर्मी इज लॉन्ग फॉर पीस, के दोनों आर्मी पीस की कामना कर रही थी, और वी सेल बी टुगेदर अगेन सून, और बहुत ही जल्दी हम फिर साथ में होंगे। तो इस आशा के साथ में, क्योंकि उसको लिख रहा है कि एक साल अगले साल तक ये खत्म हो जाएगा और सारे के सारे लोग कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद वो जिंदा लौटा। मैक पर्सन बैक फ्रॉम द ईवर, हाउ डू यू नो दिस? और आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि ये एट द सेकेंड पैराग्राफ एट द कंक्लूडिंग एरा इट इज रिटन। तो आज इतना ही करेंगे, कल फिर हम देखेंगे थर्ड पार्ट।